नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेल्दी इंडिया में। आज है शनिवार और हर शनिवार रविवार हम लेकर आते हैं आपके लिए हेल्दी इंडिया, क्योंकि हमें है आपकी सेहत का ख्याल। आज हम बात करने वाले हैं कान के संक्रमण के बारे में। बताएंगे आपको क्या होता है, कैसे होता है कान का ये इन्फेक्शन, इसके जुड़े जोखिम पर भी हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा जानेंगे कि कौन से वो ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके कान में संक्रमण के जिम्मेदार हैं। तो अगर आप भी कान के संक्रमण से परेशान हैं या फिर कान से जुड़ी कोई भी दिक्कत या परेशानी आपको है, तो आज का शो आपके लिए है। आप अपने कान से जुड़ा कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ जाने माने डॉक्टर्स का एक पैनल भी जुड़ रहा है जो कि आपके हर सवाल का जवाब देगा। हमारी फोन लाइंस भी खुल गई हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। रिपोर्ट देखिए आप। कान का संक्रमण असल में मध्य कान का संक्रमण है, जो कान के पर्दे के पीछे हवा से भरी एक जगह है, जिसमें कान की छोटी कंपन करने वाली हड्डियां होती हैं। बच्चों को अडल्ट्स की तुलना में कान का संक्रमण होने की संभावना ज्यादा होती है। कान के संक्रमण में मध्य कान से गले के पीछे तक जाने वाली संकीर्ण नलिकाएं, जिन्हें यूस्टेशियन ट्यूब कहा जाता है, सूज सकती हैं। इससे मध्य कान में बलगम जमा हो सकता है। ये बलगम संक्रमित हो सकता है और कान के संक्रमण के लक्षण पैदा कर सकता है। चूंकि कान का संक्रमण अक्सर अपने आप ठीक हो जाता है, इसलिए उपचार दर्द को नियंत्रित करने और समस्या की निगरानी से शुरू हो सकता है। कभी कभी इन्फेक्शन को दूर करने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोगों को कई बार कान में इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। इसे सुनने की समस्याएं और ज्यादा गंभीर हो सकती हैं। कान के इन्फेक्शन के संकेत और लक्षण आमतौर पर तेजी से दिखाई देते हैं। सबसे पहले बच्चों में संक्रमण का जिक्र कर लेते हैं। कान में दर्द, खासकर लेटते समय, नींद न आना, बच्चों का सामान्य से ज्यादा रोना, आवाज सुनने में दिक्कत होना, संतुलन करने में परेशानी होना, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज्यादा का बुखार आना, कान से तरल पदार्थ का निकलना, सिर दर्द होना। बच्चों में दिखने वाले लक्षण कई सारे हैं, जिससे आप उनकी परेशानी के बारे में समझ सकते हैं। इसके अलावा अब आपको बताते हैं अडल्ट्स में दिखने वाले संकेत। कान में दर्द, कान से तरल पदार्थ का निकलना, सुनने में परेशानी होना। कान के संक्रमण के संकेत और लक्षण कई स्थितियों का संकेत दे सकते हैं। सटीक निदान और शीघ्र उपचार प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, खासतौर से अगर आपको कान से तरल पदार्थ, मवाद या खूनी तरल पदार्थ निकलता हुआ दिखाई देता है तो सावधान हो जाइए। इसके अलावा कुछ ऐसे टिप्स भी हैं जिनके जरिए आप खुद भी अपने कानों का ख्याल रख सकते हैं, जैसे कि कान में रुई या उंगलियां न डालें, स्विमिंग करते समय ईयर प्लग या तैराकी टोपी का इस्तेमाल करें, नहाते समय कानों में पानी या शैम्पू न जाने दें, खुद को सर्दी जुकाम से बचाएं। इन सब के बावजूद अगर आपको कानों से जुड़ी कोई भी दिक्कत पेश आती है तो नजरअंदाज बिल्कुल न करें, नहीं तो ये आपके सुनने की शक्ति तक छीन सकती है। न्यूज इंडिया के लिए मोनिका सिंह। तो देखिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, एक्सपर्ट हैं हमारे साथ। इस बीच आपको एक बार फिर से याद दिला दें, अगर आपकी भी कोई समस्या है, कान से जुड़ी हुई संक्रमण के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर आपको कम सुनाई दे रहा है, या फिर कोई भी कानों से जुड़ी को आपकी क्यूरोसिटी है, कोई सवाल है जहन में, तो ये सही प्लेटफॉर्म है और आज का एपिसोड खास आपके लिए। आप फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं और इन फ़ोन लाइन्स के जरिए आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दें। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले तारुफ करा देते हैं तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ जो जुड़ गए हैं। डॉक्टर पंकज कुमार का मैं स्वागत करना चाहूँगी। डॉक्टर पंकज, बहुत बहुत स्वागत है आपका, ENT एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर आशिमा चोपड़ा भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, ENT स्पेशलिस्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पंकज, शुरुआत आपके साथ कर लेते हैं। तो क्या होता है कानों का ये संक्रमण जो इतना ज़्यादा कई बार गंभीर हो जाता है? कान का संक्रमण जो है जनरली हम देखते हैं कि बच्चों में इनिशियल जब बच्चे छोटे होते हैं उनमें ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि उसका जो रीज़न है उनके कान और नाक के बीच में जो एक ट्यूब होता है जिसको हम लोग इंस्टीट्यूशन ट्यूब बोलते हैं,
अगर छोटे बच्चे को अगर अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन लाइक जुकाम हो जाना, खांसी हो जाना, नाक से पानी आना, छींक आना, बुखार आना, ऐसे अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में कान के पीछे जो नाक से बलगम होती है हमारे जो है मध्य भाग में, जो कान के मध्य भाग में जाके जमा हो जाता है, जिसके कारण क्या है कि बच्चों में देखा जाता है कि बच्चा कान का दर्द बताता है। छोटे बच्चे में बहुत दिक्कत होती है उसको डायग्नोसिस करना भी, क्योंकि पेरेंट्स को समझ में नहीं आता कि बच्चा रो क्यों रहा है। वो बार बार अपने कान के ऊपर हाथ फेरता रहता है और फिर जनरली फिर वो ENT एक्सपर्ट के पास आते हैं तो पता चलता है कि उनके कान का जो हमारा जो ड्रम होता है, जिसे हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है वो पूरा बल्ज हो जाता है। और उसके कारण कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कान के मिडिल ईयर में कि हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, जो कान का पर्दा होता है, उसको भी नुकसान कर देता है। और इतना प्रेशर होने के कारण अगर सही समय पर अगर उपचार नहीं कराया जाए उसका, तो वो डैमेज करके जो अंदर का जो फ्लूइड होता है वो हमारे जो कैनाल होते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं, उसके थ्रू बाहर आ जाता है। तो ऐसे स्थिति में आपको तुरंत अपने ENT डॉक्टर से मिलना चाहिए। जो इमीडिएटली उपचार है वो आपको कराना चाहिए, नहीं तो आपके कान के पर्दों पे भी ये असर पड़ सकता है। कभी कभी बच्चे को सुनाई भी नहीं पड़ता है, जो कि मिडिल एज के बच्चे होते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको ENT चेकअप कराना चाहिए। समय रहते अगर आप इस चीज़ का उपचार कराते हैं तो अपने कान की हिफाजत आप कर सकते हैं, नहीं तो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कान का पर्दा जो है वो रप्चर हो सकता है। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आशा है हमारे साथ गुड़गांव से। बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। जी आशा जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैम आपकी सर। आवाज नहीं आ रही हम तक, अपना सवाल दोहराइए प्लीज। सर मेरे कान, हाँ मैम, ये जो मेरा कान है इसमें भारीपन रहता है। जी, कानों में भारीपन रहता है। मैम हेलो। जी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, बोलिए। मैम जो ये कान है मेरा, जुकाम हुआ था पहले और उसके बाद में भारीपन आ रहा है कान में और कभी कभी दर्द हो रहा है। जी, डॉक्टर शुभी, माफ कीजिएगा, डॉक्टर आशिमा प्लीज। कान में भारीपन के काफ़ी कारण होते हैं। कई बार बाहरी वाले कान में हमारा वैक्स यानी कि कान का मैल जम जाता है, उसकी वजह से कान भारी हो जाता है। आजकल बारिशों का मौसम है, फंगल इन्फेक्शन होना जिसको हम ओटोमाइकोसिस कहते हैं, वो भी बहुत कॉमन है। और जैसे कि आप कह रहे हैं, ज़ुकाम के बाद कान भारी होना, मोस्ट कॉमनली कान के पर्दे के पीछे हमारा एक म्यूकस जम जाता है, पानी जैसा, उसको ग्लू ईयर कहते हैं। कई बार उस वजह से होता है। जो यूस्टेशियन ट्यूब, जैसे कि पहले बताया गया, नाक और कान के बीच की ट्यूब होती है, कई बार वो ब्लॉक हो जाती है और कान में पानी भर जाता है। उसका ट्रीटमेंट दवाइयों से हो सकता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार उसको चेक करवा लें ताकि आपकी सही दवाई चल सके और उसका सही उपचार हो सके। जी, डॉक्टर पंकज जी, आजकल बहुत कॉमन कंडीशन देखी जा रही है कि अक्सर लोगों को जुकाम होता है और जुकाम के बाद जब आप देखते हैं कुछ दिन बाद तो आपके कान में पस आ जाता है, दिक्कत शुरू हो जाती है। अगर आप एक्सपर्ट को कांटेक्ट करते हैं, बोलते हैं जुकाम हुआ था, तो क्या ये अभी रीसेंट सिनारियो में ऐसा शुरू हुआ है या कुछ खास लोग हैं जिन पर ऐसा असर पड़ता है कि जुकाम के बाद कानों में दिक्कत हो जाती है? क्या बताएंगे इस विषय में? इसमें दो क्वेश्चन आपने इसमें पूछा है जी। एक तो ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके ऑलरेडी कान के पर्दे में छेद पहले से बना हुआ है, जिसको हम लोग क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं, जिसमें कि कान के पर्दे पहले से डैमेज होते हैं। ऐसे जो पेशेंट होते हैं जो इलाज नहीं कराते हैं लॉन्ग टर्म टाइम से, काफ़ी टाइम से इलाज प्रॉपर तरीके से नहीं कराते हैं, ऑपरेशन नहीं कराते हैं, तो जैसे ही सर्दी, जुकाम या अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसे ही उनको होगा, तो कान के जो नाक का जो म्यूकस है वो इंस्टीट्यूशन ट्यूब से होते हुए जो हमारे जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो कि आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नहीं रहने के कारण वो मवाद, जो कि हिंदी भाषा में अगर बोले तो ईयर डिस्चार्ज और मवाद बोलते हैं, येलोइस, किसी का येलोइस, किसी का मिक्वाइड टाइप का डिस्चार्ज, किसी को ग्रीनिश टाइप का डिस्चार्ज, डिपेंड्स अपॉन डिजीज़ क्या है। तो एक तो ये कंडीशन होता है जिनको पहले से बीमारी है और थोड़ा भी उनको अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन या छींक आना, नाक से पानी आना, उनको पस आना शुरू हो जाता है। दूसरा कंडीशन जो हम बता रहे हैं, जिसमें कि आपको जो है नाक का बंद हो जाना, नाक से छींक आना
नाक से पानी आना और क्या कहते हैं इस अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना, उसमें जो इन्फेक्शन जो है वो आपको इंस्टीट्यूशन ट्यूब के थ्रू जाके आपके मिडिल ईयर में मध्य भाग में जाके जो जमा होता है, जो तरल पदार्थ जो ग्लू ईयर बोलते हैं, वो समटाइम इतना ज़्यादा प्रेशर बनता है कि वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को रप्चर करके पहले म्यूकस म्यूकॉइड नेचर का होता है, फिर उसमें पस बनना शुरू हो जाता है। तो इस दोनों कंडीशन में क्या है कि आपको इमीडिएटली ENT सर्जन से सलाह लेना चाहिए और दोनों का उपचार संभव है। जी, हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ गए, उनका भी स्वागत कर लेते। डॉक्टर दिव्या हमारे साथ जुड़ गई है, ENT एक्सपर्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस बीच एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, एक डॉक्टर शुभी त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, माफ़ कीजिएगा। और इसके अलावा हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं, राम गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। जो कान में छिद्र है तो वो उसमें जब भी नहाते हैं तो पानी घुस जाता है, तो उसके लिए क्या किया जाए? कहाँ पे कुछ ऑपरेशन होगा या नहीं होगा? कैसे, मतलब जब भी कुछ बारिश होती है, जब भी पानी में जाते हैं तो कान में पानी घुसने के कारण चक्कर आ जाते हैं और बिल्कुल अनबैलेंस हो जाते हैं, डुबकी लगाते हैं कहीं भी, जैसे मान लो स्विमिंग पूल में या कहीं भी। जी, डॉक्टर शुभी, अगर आप हमें सुन पा रही हो तो जवाब दीजिए सवाल का। हेलो डॉक्टर शुभी, आप सुन पा रही हैं? चलिए डॉक्टर शुभी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर आशिमा प्लीज। जी। ये एक काफ़ी कॉमन बीमारी है, काफ़ी सामान्य है ये। कई बार मरीज़ों को अगर डुबकी लगाने से या कान में पानी जाने से नहाते वक्त या तैराकी के वक्त चक्कर आए तो ये एक गंभीर समस्या मानी जाती है। इसका उपचार ज़रूर संभव है, एक बार इसका चेक होना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, अगर हमारे कान का जो पर्दा है, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, अगर वो फटा हुआ हो तो पानी जो है हमारे मध्य कान में जा सकता है। मध्य कान में जाने की वजह से थोड़ा सा बॉडी का वो बैलेंस ख़राब हो जाता है, जिस वजह से चक्कर भी आते हैं। ये एक सीरियस बीमारी मानी जाती है। अगर अंदरूनी कान में भी कोई दिक्कत है, उसमें कोई इन्फेक्शन हो सकता है, वो इन्फेक्शन हमारे सीधा ब्रेन तक जा सकता है, हमारे मस्तिष्क तक जा सकता है। तो इस चीज़ के लिए प्रॉपर उपचार संभव है और ज़रूरी भी है। दूसरा आपका सवाल था कि ऑपरेशन ज़रूरी है कि नहीं, वो आपको एक बार चेकअप करके देखकर ही ENT सर्जन सही सलाह दे पाएंगे। एक जनरल प्रिकॉशन और भी रख सकते हैं, जैसा कि आप जब ये जो आप बोलते हैं डुबकी लगाते हैं, ये तो बिल्कुल ही आप अवॉइड किया कीजिए। और दूसरी एक चीज़ है कि जब भी आप जनरल आप नहाते भी हैं तो आप एक कॉटन में कुछ भी कोकोनट ऑयल या वैसलीन उसको मॉप करके आप पैक करके नहाइए और नहाने के बाद उस कॉटन को फेंक दीजिए। क्या, क्योंकि अगर आप सूखा कॉटन लगाएंगे तो वो पानी और ऑब्जर्व करेगा, उससे नुकसान होगा। इसीलिए आप अपने जहाँ पे भी नहाते हैं रुई में आप नारियल का तेल या वैसलीन पैक करके ईयर को अच्छी तरीके से टाइट पैक कर लीजिए, जिससे कि आपके कान में पानी ना जाए। और इसी बीच में आपको ऑपरेशन भी कराना चाहिए, क्योंकि जितना आप डिले करेंगे इसका कॉम्प्लिकेशन होने की भी संभावना है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर शुभी हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर शुभी, आप तक आवाज़ पहुंच रही है हमारी? जी, हम आपको थोड़ा नहीं सुन पा रहे हैं, थोड़ा लाउड अगर आप बोल पाएं। जी, मैं सुन पा रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हम रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, इस पर हम डिस्कशन कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कैसे हम बचा सकते हैं अपने कानों को इन्फेक्शन से? पहली बात जो बहुत इम्पोर्टेंट, कान की क्लीनिंग नहीं करते, सेल्फ क्लींजिंग नहीं, ईयरबड कोई लोग खुद करते वो बिल्कुल तो उसमें हम इंजरी कर सकते और कई बार कुछ सेल्फ इंजरी कर सकते एंड दैट कैन। दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट चीज की चोट से बचाना, कान के यहाँ पे बाहर कहीं भी चोट नहीं लगती, क्योंकि वो भी नाइफ और कान के कभी भी नाक का मेक श्योर आप उसका ट्रीटमेंट हमेशा वायरल इन्फेक्शन की तरह गले को कंजेस्ट, वो इन्फेक्शन कई बार कान तक जाता है, तो उसका प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट स्टीम इनहेलेशन एंटी कंजेशन लेना जरूरी है ताकि इन्फेक्शन कान। जी, अगर आपके कान में कोई पत्ता आता है
immediately connect with the neck. They will give appropriate drop को आपको करेंगे या खुद ही आप साथी को आपको गाइड करेंगे। सर्जरी की जरूरत है कि जैसे अभी सर ने बताया कान में पानी जाता है, वो सब इंस्ट्रक्शंस आपको एंड आपके कान से बचे। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हैं, माला जी हैं पटना से। माला जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। कान में ना मेरा जब ना हमेशा खुजली जैसा होने लगता है, बहुत दर्द होता है, भारीपन रहता है और लहर कभी कभी देने लगता है। कानों में दर्द रहता है आपके? हाँ, अब कान भारीपन पूरा खुजली होता था, कितना मैंने खुजली करे सन 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 करके। जी, डॉक्टर राहुल अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगी। डॉक्टर राहुल, अगर आप सुन पाए हो माला जी की समस्या तो जरा निदान कर दें। उनके कानों में दर्द और खुजली, ऐसा वो कह रही हैं कि दर्द और भारीपन और खुजली रहती है। देखो, कान में खुजली के कई कारण हैं, मैल भी हो सकता है, उनको फंगस हो सकती है, डैंड्रफ हो सकता है। तो कान की समस्याओं में जब तक एक बार कान को को प्रॉब्लम क्या है, इवन बहुत से लोगों के पर्दे में छोटा सा सुराख होता है और बहुत मामूली सा डिस्चार्ज आता है, तो भी उनके कान में खुजली रहती है। लेकिन जिनके भी कानों में खुजली रहती है, एक तो कानों को बड से छेड़े ना। वैसे तो बड्स किसी को भी यूज नहीं करने चाहिए, जिनके कान में तकलीफ है उन्हें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कानों को साबुन और पानी से बचा के रखें और एक बार अपना चेकअप कराएं कि भारीपन क्यों है और क्यों खुजली है। कान के पर्दे में छेद तो नहीं है, मैल तो नहीं फंसा हुआ, फंगस तो नहीं है, डैंड्रफ तो नहीं है, ऐसी कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। मीन द टाइम वो इतना कर सकते हैं, कान को पानी से बचा के रखें और बड्स वगैरह किसी का इस्तेमाल ना करें। जी, तो कानों को ईयरबड से आप बचाएं, खुद साफ ना करें। उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर पंकज, लेकिन ये बहुत कॉमन समस्या हम देखते हैं कि कई दफ़ा हमें सुनने में दिक्कत होती है, फिर इचिंग जैसा फील होता है और ये मन करता है कि हम अपने कान को खुद क्लीन कर दें। तो ऐसी सूरत में क्या करें? तब भी क्या हम एक्सपर्ट के पास जाएं अगर हमें नॉर्मल क्लीनिंग की ज़रूरत महसूस हो रही है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं ओपीडी में 80% अगर पेशेंट आते हैं तो ये खुजली का बीमारी लेके आते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि सबसे बड़ी बात है, खुजली एक बीमारी नहीं आएगा, आदत सी बन जाती है। क्योंकि जब भी आप रिलैक्स होते हो, आप स्टडी कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, तो बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि वो क्या करते हैं कि अपने सामने जो भी ऑब्जेक्ट होता है, लाइक पेन है, पेंसिल है, कीरिंग है, पिन है और हेयर पिन है, वो क्या करते हैं अपने कैनाल को उसमें इचिंग के दौरान उसको यूज करते हैं, जिससे कि हमें स्टिमुलेशन के कारण बहुत ही एक अच्छी फीलिंग आने लगती है। तो लोग क्या करते हैं कि उनको पता नहीं है कि कितना डायरेक्शन तक, कितना डेप्थ तक हमें उसको यूज करना है। तो सम टाइम कोई शार्प ऑब्जेक्ट आप यूज कर रहे हो और आपको पता नहीं है कि उसके आगे कुछ मिलीमीटर की दूरी पे आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। और बहुत सारे केस में ऐसा भी देखा गया है कि वो करते करते वो अपने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को भी डैमेज कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि इचिंग जो है आपकी हैबिट होती है, कोई ऐसी गंभीर बीमारी नहीं है। तो उसको जब भी आपको लगता है इचिंग हो रही है तो दो चीज़ों का आपको प्रिकॉशन रखना है। पानी नहीं जाना चाहिए कान के अंदर। रिपीटेड इचिंग करने से जो कैनाल का स्किन का जो थिकनेस होता है बहुत ही ज़्यादा थिन होता है। आप किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से अगर उसको आप स्ट्रेच करते हैं तो उसके ऊपर फिर से क्रस्टिंग आता है। क्रस्टिंग को फिर से मन करता है उस क्रस्ट को निकाले। तो रिपीटेड प्रोसेस के कारण इचिंग वो रुकती नहीं है। दूसरा ये चीज़ है, बड यूज मत करें। ईयरबड में क्या होता है, प्लास्टिक होता है। अगर अच्छे क्वालिटी का ईयरबड नहीं है तो सम टाइम वो शार्प प्लास्टिक भी आपके कैनाल को इंजरी कर देता है। तो ईयरबड कभी यूज ना करें। तीसरी चीज़ है कि अगर कुछ लोगों में डैंड्रफ देखा जाता है, अगर डैंड्रफ की समस्या है तो अपने स्किन स्पेशलिस्ट से मिले। और फोर्थ वन जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा इचिंग हो रहा है तो अपने कान के बाहरी हिस्से को सहलाएं, ना कि कैनाल को आप उसको किसी शार्प ऑब्जेक्ट से करें, नहीं तो आपको इचिंग की जो बीमारी है वो कभी। डॉक्टर पंकज, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। सलीम सैफी जुड़े हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और विक्टिम भी हैं समस्या के। कानों की आवाज़ इनकी अचानक चली गई। सैफी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आप खुद ही बताइए क्या दिक्कत है आपको। मोनिका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। जी, मैं 33 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, न्यूज एंकर भी हूँ। जी, और मेरा अनुभव यह है कि फिल्म गब्बर आई थी अक्षय कुमार की, उसके अंदर डॉक्टरों की और मेडिकल व्यवस्था की असलियत दिखाई थी, ठीक है। और मैं उसी का विक्टिम हूँ, क्योंकि ये जो डॉक्टर है ये सबसे ज्यादा मनी मेकिंग की तरफ तवज्जो देते हैं, ठीक है ना। और ये लोग इलाज करने की बजाय
ये सोचते हैं कि कमाई कैसे करें। इनके पास एक सूत्रीय कार्यक्रम होता है। अचानक मैं एकदम हेल्दी हूँ, 50 प्लस का आदमी हूँ मैं, और अचानक मेरे कान की आवाज चली। मैं ये घटना होने के बाद 2 घंटे के अंदर अंदर ENT के पास था मैं, 2 घंटे के अंदर जी। उस बेवकूफ डॉक्टर ने क्या कहा कि ऐसा कि टेस्ट होगा। मैंने कहा कि भाई आज सैटरडे है, क्या करे? कहने देख लीजिए। उसने मुझे प्रेशराइज नहीं किया कि आपको तुरंत टेस्ट कराना है। जब हम 24 घंटे गुजर चुके, उसके बाद ये डायग्नोज नहीं कर पाया कि हुआ क्या। इट वॉज द केस ऑफ सडन साउंड लॉस। अचानक मेरे कान की आवाज चली गई, चक्कर, उल्टियां, और 48 घंटे बाद उस आदमी ने ट्रीटमेंट शुरू किया। यानी कि सिम्टम्स ना समझते हुए उसने मेरे राइट कान की आवाज चली गई। और उसके बाद में मैंने अपोलो है और देहरादून के जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बड़े डॉक्टर्स हैं, सब जगह ट्रीटमेंट करा लिया। हर किसी ने कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आप हमारे पास आ जाते तो आपके कान की आवाज वापस आ जाती। लेकिन इन लोगों ने डायग्नोज करने में इतनी लापरवाही करते लोग कि अक्षय कुमार की फिल्म गब्बर बिल्कुल सही सटीक साबित होती है डॉक्टरों पर। जी। इन डॉक्टरों के ऊपर भी मॉनिटरिंग होनी बहुत जरूरी। नेगलिजेंस बिल्कुल, कुछ जेन्युइन डॉक्टर्स भी हमारे साथ मौजूद है। सैफी साहब, अगर आप चाहें तो हम आपके जो समस्या रही है इन लोगों ने नहीं, नेगलिजेंस करते हैं ये लोग जानबूझ के, सिर्फ पैसा बनाने के लिए। 2 घंटे के अंदर अंदर ENT के पास था और उस बेवकूफ डॉक्टर ने ये कहा कि आप एक ऑडियोमेट्री होता है, ऑडियोमेट्री की वजह से उसने 48 घंटे मेरा इलाज शुरू किया। सैटरडे का दिन था और मंडे तक इंतजार किया उस बेवकूफ ने, और जिस वजह से मैं अपने कान की आवाज खो बैठा। अभी मैं स्पीकर फोन पे आपसे बात कर रहा हूँ। तो ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इन्हें कहीं ये सिर्फ मनी मेकिंग के खिलाफ मॉनिटरिंग रहनी चाहिए। मैं बीइंग ए पत्रकार, बीइंग ए विक्टिम, ये बात रख रहा हूँ। मुझे 1 महीने के बाद में मालूम चला कि दिस केस वाज सडन साउंड लॉस केस। उसके बाद भी अपोलो हॉस्पिटल, एम्स, ऋषिकेश एम्स, जून हॉस्पिटल, हर डॉक्टर ऑडियोमेट्री पे फोकस कर रहा है। इनके पास भी इसे डायग्नोज करने का फार्मूला ही नहीं है। अगर सिम्टम्स ही नहीं, ये मालूम है कि सडन साउंड लॉस में 24 घंटे के अंदर अंदर ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो वो सिम्टम्स को देखते हुए ट्रीटमेंट, कान में इंजेक्शन लगा सकते हैं। इन्होंने क्या हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, कान में स्टेरॉइड के इंजेक्शन, ये प्रोसेस शुरू हुआ 1 महीने बाद। तो यानी इन्होंने इनकी आवाज का बेड़ा गर्क करने का पूरा कार्यक्रम किया। फिर एक डॉक्टर ने क्या कार्यक्रम मुझे बताया, कहने लगा कि इसके अंदर आपका हम कॉक्लियर इम्प्लांट करेंगे जिसका 20 लाख का खर्चा है। यानी कि गब्बर सिंह फिल्म बिल्कुल सही है। यह 20 का कार्यक्रम करने के लिए बिल्कुल, मैं आपकी वो नाराजगी समझ सकती हूँ। जाहिर तौर पर किसी के कान की अगर आवाज चली जाए तो वो जो एक अग्रेशन है, वो जो नाराजगी है, वो जाहिर तौर पर नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और डॉक्टर पंकज, इस पर भी मैं चर्चा करना चाहूंगी आपसे ब्रेक के बाद। एज अ जेन्युइन डॉक्टर आप मुझे प्लीज बताइएगा कि अचानक अगर आवाज कानों की चली जाती तो इसके पीछे क्या रीजन जो है वो रहेगा। इस पर भी हम बातचीत करेंगे। इस बीच अगर आपके कुछ सवाल हैं, कुछ कॉलर हमारे साथ और भी जुड़े हुए हैं, गजेंद्र जी भी हमारे साथ हैं, आपसे भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हमें लेना होगा, फौरन हाजिर होने, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कान में संक्रमण के विषय में। कोई सवाल अगर आपके हैं, कोई जिज्ञासा है, कुछ जानना चाहते, पूछना चाहते, तो मंच है, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। नीलेश जुड़े हमारे साथ मुंबई से, अपना सवाल पूछिए सर, क्या जानना चाहते हैं? नीलेश जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? अपना सवाल पूछिए। कान में जो आवाज आ रही है, जी जी, जो कान में जो आवाज आ रही है करके, उसके लिए कान में एक करके कंटिन्यूस आवाज आती है। कान में आपके नॉनस्टॉप आवाज आती रहती है? हाँ, करेक्ट जी। डॉक्टर राहुल अग्रवाल। और टिनिटस के कई प्रमुख कारण हैं, जिनमें एक प्रमुख कारण है कि आपकी सुनाई में कहीं ना कोई फर्क आ गया है। हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज होती है और हमें उस हाई फ्रीक्वेंसी में ही सबसे पहले नुकसान होता है। तो इसीलिए हमारे को कान में हाई फ्रीक्वेंसी लॉस में हाई फ्रीक्वेंसी साउंड ये तरह की सुनाई देती है। तो टिनिटस का जो सबसे अच्छा इलाज है वो ये है कि पहले तो एक बार अपने चेकअप करा लें कि अगर आपकी सुनाई में कुछ ऐसी कमी है जिसको ठीक किया जा सकता है, यानी कान के पर्दे में छेद है या सुनने में कमी है, मैल है,
वो निकाला जा सकता है या ऑपरेशन करके कान की सुनाई ठीक की जा सकती है। तो टिनिटस खत्म नहीं होती, दब जाती है, क्योंकि आपकी सुनाई बेहतर हो जाती है। उस अच्छी सुनाई में टिनिटस कम हो जाती है। कुछ दवाइयां जरूर आती हैं, लेकिन बहुत प्रामाणिकता के साथ काम नहीं करती वो दवाइयां टिनिटस में। दूसरा ये है कि आपको पता चल गया कि भाई ऐसा कोई इलाज संभव नहीं है, सुनाई बेहतर नहीं हो सकती और टिनिटस परसिस्टेंट रहेगी, तो उसका सबसे अच्छा इलाज होता है रीअश्योरेंस। चिंता नहीं करें इसकी बिल्कुल भी, उसको अवॉइड करने की कोशिश करें, अपने आप को बिजी करें जिस समय आपको सबसे ज्यादा तंग करती है। आमूमन टिनिटस आपको सबसे ज्यादा तंग करेगी सन्नाटे में। जब आप कहीं ऐसी जगह जाएंगे जहाँ साइलेंस है, रात को सोने जाते हैं, सर्दियों का टाइम है, सब चीजें बंद हो जाती है, तो टिनिटस जोर पकड़ लेगी। उस समय कुछ ऐसा अपने कमरे में गाने सुनने का कुछ ऐसा व्यवस्था करें जिससे कि आपका ध्यान उस आवाज से हट जाए और उस आवाज का दबाव हो जाए, दब जाए वो आवाज उस दूसरी साउंड में। इसको हम टिनिटस ट्रेनिंग भी कहते हैं, टिनिटस रीट्रेनिंग थेरेपी बोलते हैं। उसमें बेसिकली कुछ स्पेशल साउंड्स भी हम बनाते हैं व्हाइट नॉइज की उस फ्रीक्वेंसी के चारों ओर, जिससे कि आपके टिनिटस को हम दबा सकते हैं। ये उन लोगों के लिए इलाज है जिनका हम और कोई इलाज नहीं कर सकते सुनाई बेहतरी के लिए। कुछ दवाइयां अवेलेबल हैं, लेकिन वो दवाइयां एक डॉक्टर को दिखाने की और अगर आपके लिए उपयोगी है तो वो आपने लेनी। जितेंद्र जुड़े हमारे साथ देहरादून से, उनसे सवाल ले लेते हैं। जितेंद्र जी सवाल पूछिए अपना। माफ कीजिएगा, राजस्थान से। जी हेलो जी, सवाल पूछिए। सर नमस्ते। सर नमस्ते। सर बिटिया है 17 साल की, तो उसको क्या ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेती है, तो उसके क्या है अब जैसे ईयरफोन वगैरह या उसको हेडफोन वगैरह लगाती है या थोड़ी सी आवाज तेज होती है तो उसको कानों में दिक्कत होती है, दर्द होता है और इरिटेशन होता है। जी डॉक्टर पंकज। देखिए, इसमें जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो मेनली देखा गया कोविड के बाद या कोविड के समय जो ऑनलाइन क्लासेस का जो कॉन्सेप्ट आया, उसमें ये देखा गया कि बहुत सारे जो यंगस्टर हैं जो कोचिंग क्लासेस लेते हैं वो ईयरफोन या हेडफोन यूज करते हैं। तो इसमें मैं 2-3 प्रिकॉशन बताऊंगा, वो आपको करना है। पहली बात जो है, ईयरफोन हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसके ईयरफोन के टिप पे जो सिलिकॉन होता है, अगर कंटिन्यूस अगर आप उसको सुनेंगे उसको लगा के, तो उससे हीट जनरेट होके आपके कान का जो। हाँ सर, ईयरफोन छोड़ दिया, अब हेडफोन यूज कर रहे हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। तो जो आपका ईयरफोन है पहले तो उसको हटा दीजिए, आपको लेना है हेडफोन। अब हेडफोन में क्या है कि जो हेडफोन में भी आपको अच्छे क्वालिटी का हेडफोन लेना है जिसमें पफ लगा हो। और दूसरा ये चीज़ क्या होता है कि अगर आप स्टडी करते हो तो जनरली स्टडी में जो आपका जो साउंड का लेवल है 40 डेसिबल या 60 डेसिबल के ऊपर आपका साउंड लेवल नहीं जाना चाहिए। जनरली कंटिन्यूस आप 60 डेसिबल के ऊपर अगर साउंड रखते हो, 70 डेसिबल के ऊपर साउंड रखते हो उसमें अगर हेडफोन में, और या लाउड म्यूजिक सुनते हो या लाउड कोई आपका टीचिंग क्लासेस चल रहा है, तो उस साउंड को रिड्यूस करना है और कोशिश करें कि कुछ इंटरवल पे उसको आपको हेडफोन को नीचे रख के आप उसको स्पीकर पे या किसी और चीज़ पे आप उसको क्लास को अटेंड करें। अगर कंटिन्यूस आप करेंगे तो आपको ये पेन होगा, और इसका यही इलाज है कि आपको फ्रिक्वेंटली आपको चेंज करना है, अच्छा हेडफोन रखना है जिसके पफ हो, साउंड का लेवल जो है उसमें लिमिटेड करना है। बिल्कुल। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े, नरेंद्र पाल जी, स्वागत है आपका। सवाल पूछिए सर अपना। सर मेरे कानों में खटखट बहुत होती है जी, मैं चेक कराया था अमृतसर से, उन्होंने साफ भी किया था, तो कुछ मेडिसिन भी दी थी कान में डालने के लिए, पर वो ठीक नहीं हुआ जी। अभी खटखट होता है जी, खारिश तो नहीं होती पर खटखट होता रहता है। तो पानी भी मैंने कहते पानी में डालना वो भी बचा रखा है जी, पर वो खटखट अभी बंद नहीं हुई है। 2 बार जी मेडिसिन मैं ले चुका हूँ कान में डालने के लिए, कुछ डालना भी फिर भी ठीक नहीं हो रहा है जी। जी डॉक्टर आशिमा। मैं इसका सवाल क्या था कि कान में दर्द हो रहा है दवाई लेने के बाद? खटखट होती है जी, दर्द नहीं होता जी, खटखट होती है। खटखट होती है? हाँ जी, खटखट होती है। तो कई बार होता है कि कई बार कई कारण। हाँ जी बताएं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो कई कारण होते हैं। सबसे पहले कि आपके अंदरूनी कान में कई बार सिर्फ मैल एक जमा हुआ है जिस वजह से ये हो रहा है। कई बार मैल थोड़ा सख्त होता है, उसको टाइम लगता है ड्रॉप डाल के सॉफ्ट करके फिर क्लीन करने में। और ये कारण हो सकता है जो आप कह रहे हैं खुजली हो रही है, वो हो सकता है कि कई बार बारिश का वैसे ही मौसम है आजकल, कान में नमी रहती है, पसीना ज़्यादा आता है, तो कान में ना फंगस ग्रोथ हो जाती है, वो कई बार उसकी वजह से भी रहता है।
उसका भी इलाज हमें ये है कि उसको साफ़ करना होता है और दवाइयाँ जो हैं ईयर ड्रॉप के माध्यम से चलती हैं। ईयर ड्रॉप भी आपने कम से कम 2 हफ्ता डालना होता है, तब जाके जो है फंगस पूरी तरह से कान से मिटता है। 2 हफ्ते के बाद भी चेकअप करवाना ज़रूरी है कान का कि पूरी तरह से उसका इलाज हो चुका है या नहीं। तीसरी एक और कारण हो सकता है कि आपके पर्दे में या पर्दे के पीछे कोई म्यूकॉइड डिस्चार्ज या जैसे ग्लू ईयर है या पीछे कोई इन्फेक्शन हो रहा है, उसके लिए भी है कि दवाइयाँ कम से कम हफ्ता या 10 दिन चलती हैं। उसके ख़त्म होने के बाद भी चेकअप करवाना ज़रूरी है कि थोड़ा सा इन्फेक्शन तो नहीं रह गया है या पूरी तरह से ठीक हो गया है। चलिए, हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए। विकास है पंजाब से। विकास जी, सवाल पूछिए अपना। विकास जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी मैडम, ऐसा है ना, मेरी बेटी है। हेलो जी जी। हाँ, मेरी बेटी है, उसको एक कान से सुनाई नहीं देता जी। एक कान से बिल्कुल सुनाई नहीं देता। हाँ जी, जब वो 8 से पढ़ती थी जब हमने नोट किया। जी, जैसे कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे सडन ईयर लॉस का। डॉक्टर शुभी, आप देना चाहेंगे प्रतिक्रिया इस मैटर में? हाँ जी मैम, मैं ये पूछना चाहूंगी कि कितने टाइम से सुनाई नहीं देता है? अचानक हुआ है और बचपन से? अचानक ही उन्होंने बताया। जी जी, तो सडन हियरिंग लॉस ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अचानक अगर 1 और 2 डेज इन्होंने देखा कि हियरिंग बच्चे की बिल्कुल गायब हो गई है, तो इन्होंने क्या कोई टेस्ट करवाया है या किसी ENT डॉक्टर के साथ? बिकॉज इसके कारण किसी को वायरल, इम्यून, बहुत सारे वेरियस कारण, सबसे कॉमन वायरल इन्फेक्शन, और इसमें विदिन जो 72 आवर्स बहुत क्रिटिकल होते हैं। तो ENT सर्जन अपना पर्दा स्टार्ट करेगा, ऑडियोमेट्री करवाएगा, हियरिंग टेस्ट, देखेंगे कि कितना लॉस आया और किस तरीके का आया है। एक कंडक्टिव लॉस होता है, एक सेंसरी ड्यूरल हियरिंग लॉस। तो अगर नस पे दबाव है तो इमीडिएटली स्टेरॉइड्स पर्दे में भी जाते हैं और मुंह से भी दिए जाते हैं, एंटीवायरल शुरू होते हैं, और उसमें फिर हम रिकवरी का होप कर सकते हैं कि होपफुली थोड़ी बहुत इसमें रिकवरी हो जाए। कंप्लीट रिकवरी बहुत मुश्किल होती है ऐसे केस, बट जी हाँ, 60 to 70% तक हम हियरिंग बचा सकते हैं। पर अगर हमने इसे बहुत डिले कर दिया, मान लीजिए 72 आवर्स तक नस पे प्रभाव पड़ा हुआ है और हमने इंटरवीन नहीं कर, तो जितना हम डिले करेंगे उतना हम रिकवरी का चांस कम कर। तो बहुत सारे तो 2-2, 3-3 महीने बाद आते हैं कि एक दिन ऐसे अचानक सुनना कम हो गया था और ये 2 महीने पहले हुआ था और अब हम आ रहे हैं। तो उन केसेस में बचाना बहुत मुश्किल होता है, और अगर हियरिंग लॉस काफी हद है तो हम हियरिंग एड प्रिस्क्राइब। जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ी है, मीना है गुजरात से। मीना जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। हाँ, मैं अहमदाबाद से बोल रही हूँ जी। सवाल मेरे कान, दोनों कान में मेरे छेद थे, तो मैंने राइट वाले कान में ऑपरेशन करवाया और नया पर्दा डलवाया। फिर भी अभी उसमें बहुत दर्द हो रहा है। वो जो टाँके लिए है ना, वो टाँकों के ऊपर मगज का जो भाग होता है ना, दिमाग का, वहाँ पे इतना दर्द होता है जैसे वो फौरू फैल गया और ऐसा हो गया है मैम। तो उसका क्या इलाज है? ऐसे डॉक्टर से बात की तो भाई वो सिर्फ दवाई देते हैं और कुछ नहीं, ऐसे बोल रही है। जी, डॉक्टर राहुल, आप सुन पाए हैं? मेरे को इतना समझ में आया कि इनके कान का, दाएं कान का ऑपरेशन हुआ है और उसके बाद इनको एक जगह कान पे जहाँ ऑपरेशन हुआ है वहाँ दर्द है। जी, देखिए, ये जब तक देखेंगे नहीं कि क्या है, देखो कान के ऑपरेशन कई प्रकार के होते हैं। केवल टिम्पैनोप्लास्टी होता है, मैस्टर्डेक्टमी टिम्पैनोप्लास्टी हुआ है, कान के अंदर कैविटी है, क्या है, पर्दा लग गया कि नहीं लगा, कई बार कान में इन्फेक्शन भी बन जाता है, बीमारी भी दोबारा हो जाती है या बीमारी अंदर रह जाती है कान में, कि पूरी बीमारी हम नहीं निकाल पाए क्योंकि नहीं तो नसों को डैमेज हो जाता, फेशियल नर्व डैमेज होता या हियरिंग कम हो जाती। तो ये देखना पड़ेगा कि इनको दर्द कहाँ पर और किस लिए। कई बार कान के ऑपरेशन के बाद नसों में भी दर्द होता है, तो नसों की दर्द की दवाई देते हैं तो वो नसें शांत हो जाती हैं, तो कान की पेन कम हो जाता है। या इन्फेक्शन अगर बना हुआ है अभी भी तो उसको फिर से साफ करना पड़ेगा या कभी कभी ऑपरेशन दोबारा भी करना पड़ता है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं दिल्ली से, हमारे साथ अशोक जुड़े हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए।
मैम मेरे जो है ना राइट साइड वाले कान में जो है खुजली बहुत पड़ती है और कुछ ऊंचा सुनाई देता है, हल्का सा ऊंचा सुनाई देता है। जी डॉक्टर। हाँ देखिए, आपका जो खुजली है और एक तो प्रॉब्लम आपने बताया कान की खुजली, और दूसरा जो है ऊंचा आपको सुनाई दे रहा है, दो प्रॉब्लम है आपको, राइट? तो पहला जो खुजली ऊंचा सुनाई देता है। हाँ जी, तो खुजली का जो प्रॉब्लम है ये आपको जो है ENT चेकअप करने के बाद ही पता चलेगा कि बारिशों के टाइम में जो है फंगल इन्फेक्शन होने का चांस होता है, तो वो देखना पड़ेगा कि कान नहीं, मेरे जो है ना ये बारिश से पहले भी ऊंचा ही सुनाई देता था। हाँ, तो खुजली जो है तो खुजली जो आपको अगर बारिश के पहले भी है तो खुजली कान के अंदर करना बंद कर दीजिए। अगर आपको खुजली होता है तो कान के बाहर से सहलाइए, वो खुजली कोई बीमारी नहीं है, आदत है, ठीक है? और आप कोई भी आप ईयरबड यूज करते हैं, पेंसिल यूज करते हैं, पेन यूज करते हैं, पिन यूज करते हैं, तो उसको अवॉइड किया कीजिए। किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से जो है आपको कान के अंदर मैनिपुलेट नहीं करना है, खुजली नहीं करना है। और आपने ENT सर्जन से मिलेंगे तो आपको कुछ वहाँ पे लगाने के लिए मैलम भी देंगे, वाइंटमेंट देंगे। उस वाइंटमेंट लोकल एप्लीकेशन वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा खुजली होता है उस जगह पे आप लगाएंगे तो आपको आराम मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है, आपको सुनाई ऊंचा देता है, तो सुनाई ऊंचा देने के जो है बहुत सारे कारण होते हैं। आपके एज फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एज कितना है, आपका कान का पर्दा जो है उसमें कहीं मवाद तो नहीं आ रहा है, अगर कान का पर्दा ठीक है तो कोई नस की तो बीमारी नहीं हो रही है। ये सब चीज़ जो है आपको ENT चेकअप करने के बाद और सुनाई की जांच करने के बाद ही पता चलेगा कि आपका कितना हेयरिंग लॉस हो चुका है और किस टाइप का हेयरिंग लॉस है। वो आपको ENT सर्जन से दिखाने के बाद और ऑडियोमेट्री जो कान की सुनाई की जांच होती है वो कराने के बाद ही पता चलेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर पंकज, जैसे कि हम पहले जिक्र कर रहे थे, शायद वो बात भी अधूरी रह गई थी कि सडन वॉइस अगर हम देखें कि सडन अगर आवाज़ आनी बंद हो जाती है तो क्या इसका कोई इलाज नहीं? अगर आपने तुरंत इलाज नहीं कराया बाद में नहीं रिकवर हो सकता है? देखिए, एक श्रोता का बहुत सी नाराज़गी था कि उनके साथ मतलब ऐसा हुआ, तो अनफॉर्चुनेट है वो होना। पहली बात क्या है कि अगर सडन हेयरिंग लॉस होता है, आप किसी के साथ हो सकता है, चिल्ड्रन है, एडल्ट है, ओल्ड है, किसी भी एज ग्रुप में ये बीमारी हो सकती है। उसका जो मोस्ट कॉमन जो कारण है वो इडियोपैथिक होता है या तो वायरल होता है, ठीक है? तो हम किसी भी बीमारी को जैसे बोलते हैं ना गोल्डन पीरियड, अब गोल्डन पीरियड में क्या है कि विदिन 24 to 48 आवर्स आपको ENT सर्जन से मिलना है। उसके बाद जो है आपका कान का चेकअप किया जाएगा कि कान के पर्दे में कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, कोई ट्रॉमा के कारण तो नहीं हुआ है। अगर ये सब कारण नहीं है और आपका जो ऑडियोमेट्री टेस्ट कान की सुनाई में जो जांच होती है उसमें अगर सेंसिन्यूरल हेयरिंग लॉस आ रहा है तो आपको इमीडिएटली ट्रीटमेंट लेना है। उसके ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स में इमीडिएटली हाई डोज वायरल जो हमारा जो ट्रीटमेंट है उसको हम लोग ट्रीट करते हैं। एस्ट्रॉइड, ओरल एस्ट्रॉइड भी देते हैं, इंट्राटिम्पैनिक एस्ट्रॉइड भी देते हैं, और इससे पैरेलल जो है हाइपरबोरिक ऑक्सीजन थेरेपी होती है। ये गोल्डन पीरियड है, विदिन 24 आवर और 48 आवर्स आप इन सब ट्रीटमेंट को अगर आपको स्टार्ट हो जाना है। उसके बाद जो है हम मल्टीविटामिन भी स्टार्ट कराते हैं और सीरियल ऑफ ऑडियोमेट्री टेस्ट, मतलब हर अल्टरनेट डे पे जो है हम ऑडियोमेट्री टेस्ट करते हैं। अगर वो इम्प्रूवमेंट का पैटर्न आ रहा है या आपका इम्प्रूवमेंट का पैटर्न नहीं आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग जो एस्ट्रॉइड का डोज है हम उसको ऊपर नीचे करते हैं। अगर टाइम रहते अगर आप इस चीज़ को अगर दिखाते हैं तो जैसी नाराज़गी थी एक श्रोताओं का वो नहीं आएगा आपका। अगर आपने रिसेंटली देखा होगा कि एक हमारी बहुत ही अच्छी सिंगर गायिका के साथ भी ऐसा ही हुआ है, सडन हेयरिंग लॉस हुआ, उन्होंने टाइम रहते इस चीज़ का ट्रीटमेंट कराया। अगर आप भी टाइम रहते इस चीज़ का ट्रीटमेंट कराएंगे तो आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। 100% ट्रीटमेंट की गारंटी कोई नहीं लेगा, लेकिन इम्प्रूवमेंट 60 to 70% पेशेंट में देखा गया है। 100% रिकवर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो कहना मुश्किल होता है। जी, हमारे साथ मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ जी। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया जी, गोल्डन पीरियड है, डेफिनेटली है, लेकिन जैसे उनकी नाराजगी है उसमें एक चीज और देखना है, जब तक आपके पास टेस्ट की रिपोर्ट नहीं है, अब टेस्ट की रिपोर्ट नहीं है, डॉक्टर साहब को अंदाजा है, हमें अंदाजा हो जाता है कि ये मोस्ट लाइकली सडन सेंसिटिव हियरिंग लॉस है, लेकिन पेशेंट एक 40 साल 45 साल 50 साल का व्यक्ति है जिसको स्टेरॉइड स्टार्ट करना है, वो भी हाई डोज में। अब आपको नहीं पता वो डायबिटिक है, इंपेंडिंग डायबिटीज है, कोई और बीमारी भी उसको हो सकती है। अब आपको ये कंफर्म नहीं है कागजी तौर पे कि उसको सडन सेंसिटिव हियरिंग लॉस है कि नहीं है,
तो मेजॉरिटी डॉक्टर्स ये प्रेफर नहीं करेंगे कि उसका स्टेरॉइड्स हम स्टार्ट कर दें जब तक कि ऑडियोमेट्री रिपोर्ट ना मिल जाए। अब ऑडियोमेट्री रिपोर्ट आप शनिवार की शाम को कोई दिखाएगा तो 90% चांस है कि किसी भी अस्पताल में कहीं भी ऑडियोमेट्री रिपोर्ट नहीं हो। तो या तो आपको पेशेंट को समझाना पड़ेगा, भाई देखिए मैं आपका 2 दिन के लिए स्टेरॉइड स्टार्ट कर रहा हूँ और आप मेरे को टेस्ट करा के मंडे सबसे पहले टेस्ट करा के मुझे ये दिखाएंगे। तो ये तो कॉम्प्लिकेशंस किसी के साथ भी हो सकता है कि आप ऐसे रात को अचानक से 12 बजे किसी का कान बंद हो गया, तो उसको तो दिखा के ऑडियोमेट्री तो रात के 12 बजे कहीं अवेलेबल नहीं होता कि रात के 12 बजे ऑडियोमेट्री हो जाए। रात के 12 बजे कहीं नहीं होता ऑडियोमेट्री। अगले दिन सुबह 9-10 बजे के बाद ही ऑडियोमेट्री होगा और तभी कंफर्म होगा कि सडन सेंसरी हॉर्न लॉस। जो गोल्डन पीरियड है वो 72 घंटे तक होता है जी, कि 72 घंटे के विदिन अगर आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया तो मैक्सिमम रिजल्ट आपको मिलने की उम्मीद होती है, गारंटी उसमें भी नहीं होती। तीसरी बात कि जितना ज्यादा नुकसान है सुनाई का उतना कम उम्मीद है रिकवरी होने की। तो ये बहुत सारे विषय हैं जिनको देखना चाहिए कि एक विषय को लेकर नाराज हो जाना। हमारे पास इतने सारे मरीज हैं जिनका डे 1 पे ट्रीटमेंट शुरू हो गया और उनका रिकवरी नहीं आया। लेकिन जिसके साथ होगा सर उसको खराब लगेगा, बहुत नेचुरल है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं, पंजाब से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं जी। एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में थोड़ा ध्यान तो रखना ही चाहिए जी। हमारे साथ एक कॉलर है, मंजू है पंजाब से। मंजू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। जी नमस्कार मैम। मैम मेरा बेटा है 9 साल का, उसको बर्थ से कान के ऊपर ना होल है। डॉक्टर बोल रहे कि पेरिकुलर साइनस है, तो उसकी सर्जरी के लिए बोल रहे हैं। बार बार उसमें पस बन जाता है, तो मैम क्या दर्द होता है बच्चे को जब पस बनता है तो उसमें? जी डॉक्टर शुभी। नमस्कार मैम। मैम बच्चों में एक कंजेनिटल कंडीशन होती है, तो जब बच्चे के एक्सटर्नल ईयर का बनावट बन रही होती है तो 6 हिलॉक्स तोड़ के मिल बनती है। तो कई बार इनमें जब डिफेक्ट रह जाता है तो एक छोटा सा छेद रह जाता है। अब ये प्री ऑरिकुलर साइनस बहुत सारे बच्चों में सिम्टम नहीं देता है, कुछ बच्चों में इसमें बार बार पस आता है। जैसे जैसे इसमें पस आता है वैसे वैसे बच्चे को वैसे भी दिक्कत होती है, स्कूल से देनी पड़ती है। इन्फेक्शन तो हम नहीं चाहते, ऐसे में हम बच्चे को एंटीबायोटिक देके इस छेद को सुखा के हम डेफिनेटली एडवाइस करते हैं प्री ऑरिकुलर साइनस की सर्जरी। ये सर्जरी बहुत बड़ी नहीं है, 1 घंटे का प्रोसीजर है। छोटा सा यहाँ कट देते हैं और पूरे के पूरे ट्रैक को निकाल के उस छेद को बंद कर दिया जाता है। तो द सिंपल प्रोसीजर। एंड अगर बार बार बच्चे को इन्फेक्शन हो रहा है देन आई वुड एडवाइस कि ये सर्जरी के लिए वो कंसिडर। मैं मेरे बेटे को 2018 में हुआ था फर्स्ट टाइम डिडक्ट, और अब हुआ है 2 महीने पहले। और सर्जरी सेफ रहेगी बच्चे के लिए? 9 साल उम्र है मैम उसकी। जी देखिए 100% गारंटी किसी भी सर्जरी में नहीं, 100% गारंटी जब हम रोड क्रॉस, बट ये सेफर सर्जरी, छोटा प्रोसीजर है और एक एक्सपीरियंस हैंड में बहुत सिंपल सर्जरी। तो इसके लिए चिंता ना करें कि रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में जाएं और ENT सर्जरी से बात करें। ये सिंपल प्रोसीजर, डोंट वरी अबाउट। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। डॉक्टर पंकज, एक और बहुत कॉमन चीज़ है जिससे कान के पर्दे में छेद की लोग शिकायत करते हैं, तो क्या कान के पर्दे में छेद परमानेंट होता है या फिर ये हील भी हो सकता है, और ये भी मुमकिन है कि ये रीअकर हो जाए दोबारा से? देखिए जो एक बार आपका जो हमने पहले भी बताया था कि अगर आपका इनिशियल स्टेज पे अगर कान के पर्दे डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, अगर आपने केयर इनिशियल स्टेज पे अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया तो परमानेंट परफोरेशन आपका हो जाएगा। अगर परमानेंट परफोरेशन एक बार अगर आपका हो गया तो रिकरेंट एपिसोड ऑफ आपका एयर डिस्चार्ज, और धीरे धीरे जनरली लोग क्या करते हैं ENT को बहुत ही लाइटली मानते हैं। वो समय रहते अपने कान नाक और गले का इलाज कराते नहीं हैं, और जब उनको लगता है ये सिंपल एक बीमारी है, अगर पस आया तो एंटीबायोटिक खा लेते हैं, लोकल डॉक्टर से दिखाया और वो एंटीबायोटिक सबसाइड हो गया, पस सबसाइड हो गया और उनको लगता है कि वो ठीक हो गया, लेकिन उनका जो ड्रम है, जो पर्दा है, वो परमानेंट डैमेज हो जाता है, परमानेंट परफोरेशन हो जाता है, और धीरे धीरे उन्हें सुनाई की जो क्षमता है वो भी कम होने लगती है। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो कि लेट से आते हैं हॉस्पिटल में, और इसका उपचार संभव है, अर्ली स्टेज पे भी संभव है। अगर अर्ली स्टेज पे जाएंगे तो हो सकता है कि जो कान के पर्दे डैमेज हुए हैं वो हील हो सकते हैं आपको एंटीबायोटिक कपड़े से, जो भी सही उपचार है, लेकिन आप उसको नेगलेक्ट करेंगे तो परमानेंट हो जाता है।
जब एक बार आपका जो है कान का पर्दा में जो छेद है या परफोरेशन है वो रह गया तो फिर आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा और उसका कोई इलाज नहीं है। और कान के पर्दे ऑपरेशन जो करते हैं उसमें भी आप 100% सक्सेस रेट कोई भी सर्जन नहीं कर सकता है, क्योंकि आफ्टर सर्जरी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि उनका जो बॉडी है कैसे एक्सेप्ट करता है ग्राफ्ट को, वो अपने ईयर को कैसे प्रिकॉशन रखते हैं। तो ये सब बहुत सारे कारण होते हैं कि बहुत सारे केस में देखा गया है कि जो हम सर्जरी करते हैं आफ्टर सर्जरी जो है उसमें फिर से मवाद आ जाना और सुनाई कम देना, ऐसी समस्या होती है। लेकिन आप इस आफ्टर ऑपरेशन आप रेगुलर अपने ट्रीटिंग डॉक्टर अपने सर्जन के कांटेक्ट में रहिए, विजिट कराते रहें। ऐसा नहीं कि आप एक बार ऑपरेशन करा लिए और आप चाहेंगे कि कान का जो ड्रम है वो आपका बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, तो उसमें डैमेज होने की संभावनाएं होती है फिर से। जी डॉक्टर राहुल, क्या बैलेंसिंग पर भी असर पड़ता है कान के संक्रमण का? हाँ जी, बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि कान के हमारे दो प्रमुख काम है, एक सुनने का और एक बैलेंस। पेरिफेरल बैलेंस ऑर्गन भी हमारा कान ही है। तो जो वेस्टिबुलर सिस्टम जिसको हम बोलते हैं पूरा का पूरा कान के अंदर है, जो कि हमारे 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, यूट्रिकल और एंडोलिम्फ ये मिलके करते हैं। तो कान के इन्फेक्शन से बैलेंस की नस पे असर आ सकता है, राउंड विंडो में आपके केमिकल हो जाएगा तो आपको चक्कर आ सकते हैं, कान में चोट लगने की वजह से भी चक्कर आते हैं। और देयर आर लॉट ऑफ बैलेंस डिसऑर्डर्स, बिनाइन पोजिशनल प्रॉक्सिमल वर्टिगो है, वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस है, कई इस प्रकार के हैं जिनमें कि आपको चक्कर आने की बीमारी हो सकती है, जिनका प्रमुख कारण कान में वजह होती है। और कान के इन्फेक्शन, कान बहने की शिकायत से भी लोगों को चक्कर आ सकते हैं। जी डॉक्टर आशिमा, क्या मौसम का भी असर देखा जाता है? कई दफ़ा कुछ लोगों के कान बहते हैं, फिर वो मेडिसिन खाते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर दोबारा से कानों में पस आता है, और कुछ केसेस में होता है कि मौसम का प्रभाव होता है। सो क्या ये है या फिर ये मिथ है कि मौसम का कोई इफेक्ट नहीं है इस पर? नहीं, ये बिल्कुल आपकी सही बात है, बिल्कुल जायज़ पॉइंट है। मौसम का बहुत बड़ा रोल रहता है। मोस्ट कॉमनली ये माना जाता है कि एलर्जी, कान का जो म्यूकोजा है उसमें भी अगर एलर्जी हो रही है, या नाक में भी आप जब जानते हैं एलर्जी होती है, नाक बहने लग जाती है, सेम चीज़ हमारे कान में भी होती है। एलर्जी के कारण कान बहने लग जाएगा। कभी प्रदूषण ज़्यादा है, कभी बारिश का मौसम है, कान में नमी ज़्यादा होने से, पसीना ज़्यादा आने से जब कान बहने ज़्यादा लगता है वो पस बन के बाहर निकलने लगता है। कई मौसम ऐसे होते हैं जब ठंडी के मौसम में कि वायरल जो है हमारा इन्फेक्शन जल्दी फैलता है, ज़्यादा लोगों को होता है। जब ये वायरल इन्फेक्शन हमारे कान तक पहुंचता है तो कान में भी पस डिस्चार्ज होने लगता है। उस टाइम पे कुछ टाइम के लिए दवा लेने से वो बैठ जाता है, लेकिन वो फिर से हो सकता है डिपेंडिंग कि आपका कान का स्टेटस क्या है और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कैसी है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वेदर कैसा है। जी डॉक्टर पंकज, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत हाई वॉल्यूम पे म्यूज़िक सुनते हैं, या फिर अगर देखें तो हमेशा ज़्यादा ऊंचे वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हैं, हेडफोन्स ऐसे सुनते हैं, या फिर कुछ और चीज़ों की अगर हम बात करें। सो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये नुकसानदायक हो सकता है उनके कानों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल नुकसानदायक दे सकता है। अगर आप देखेंगे कि मेट्रो सिटी में अगर आप मेट्रो में चले जाते हैं, बस में चले जाते हैं, मॉल में चले जाते हैं, तो जनरली जो यंगस्टर होते हैं वो अपने कानों में हेडफोन लगाते हैं, और हेडफोन जो है अपने एंड्रॉयड फ़ोन से कनेक्ट करता है। जो अच्छे एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं आज के डेट में वो तो आपको अलार्म करता है कि आप अपने साउंड को रिड्यूस करें, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उनको लाउड म्यूजिक सुनना पसंद होता है, तो उससे क्या कहते हैं आपके ईयर को डैमेज हो सकता है, आपके सुनने की क्षमताएं कम हो सकती है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो ड्यूरेशन है, आप ड्यूरेशन बहुत लंबे टाइम तक लाउड म्यूज़िक पे आप ईयरफोन लगाना अगर यूज कर रहे हैं, या आप लाउड साउंड पे आप जैसे कॉल सेंटर में लोग काम करते हैं, तो आपको साउंड को एक जो हमारा रेंज है, ठीक है, जितना हमारा रेंज 60 डेसिबल के 70 डेसिबल के नीचे अगर साउंड रखते हैं तो आपको डैमेज होने की समस्याएं कम है। जैसे ही आप 80-90 के डेसिबल के ऊपर साउंड लेवल ले जाएंगे, चाहे म्यूज़िक हो चाहे किसी टाइप का मूवी हो, तो आपको डैमेज हो सकता है। तो मैं स्पेशली जो हमारे यंगस्टर हैं जो मेट्रो सिटी में जो यूज कर रहे हैं इस चीज़ को, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अच्छे एंड्रॉयड फ़ोन से अगर सुनते हैं तो आप अपने अलार्म जो अलार्मिंग करता है आपको कि साउंड को रिड्यूस करना, वो आप उसको फॉलो करें, नहीं तो आपको वो डैमेज करेगा आने वाले टाइम में। बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े दिल्ली से, रमेश, बहुत बहुत स्वागत है। सवाल पूछिए सर। रमेश जी सवाल पूछिए अपना। हाँ ऐसा मैडम नमस्कार जी, मैं दिल्ली पश्चिम बिहार से बोल रहा हूँ, रमेश सेठ। जी ठीक है, ये मेरे कानों में 5-6 साल हो गए, कानों में आवाज बहुत आती है, लेफ्ट वाले कान में साउंड बहुत आती है, कई बार तो ये साउंड बिल्कुल कम हो जाती है,
और जिसकी वजह से सुनाई भी कुछ कम देने लगा है। और जो राइट का कान है ये काफी जगह फोन अगर मैं लगाता हूँ तो फोन साथ में बात कर लेते हैं, मगर थोड़ा दूर करता हूँ तो आप सुनाई नहीं देता, राइट वाला कान डेड हो गया है। तो ये परेशानी बहुत सता रही है, जो कम सुनाई देने लग गया है। आवाज जब कम हो जाती है ना कुछ सुनने में ठीक हो जाता है जी। तो आवाज 5-6 साल हो गए और ये कान जो है ना सुनाई भी कम देने लग गया है। कोई जोर से बोलेगा तब सुनाई देता है, कम थोड़ा धीरे बोलेगा सुनाई नहीं देता। जी डॉक्टर राहुल। देखिए, इनको मेरे को लगता है एज रिलेटेड हियरिंग लॉस हो रहा है, जिसको हम प्रेस बाय एक्विसिस बोलते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी सुनाई की क्षमता कम होने लगती है। साइड बाय साइड इनको फिर टिनिटस हो गया। टिनिटस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं टिनिटस के बारे में, और प्रमुख कारण इनका प्रेस बाय एक्विसिस ही है कि कम सुनने की वजह से टिनिटस भी हो रहा है। और वो कान में शोर रहता है तो सुनाई में और दिक्कत होती है इनको। तो मेरा सजेशन रहेगा एक बार कंप्लीट ईएनटी चेकअप करा के अगर और कोई कारण है उसको दूर कराएं, और नहीं तो फिर कान की मशीन लगवाएं। और मशीन लगवाने के साथ साथ टिनिटस रीट्रेनिंग थेरेपी भी करा सकते हैं अपनी, उससे फायदा होगा। कुछ ऐसी चीजों से बच के रहें जिनसे ये प्रमुखता बीमारियां बढ़ती हैं। कुछ ऐसी दवाइयां हैं जब आप जाएंगे इधर खाने के लिए तो वो आपको दवाइयों की लिस्ट दे देंगे जिनसे आपको बच के रहना है। तेज आवाजों से बच के रहना है और कान में और सर में चोट ना लगे इसका ध्यान। चलिए उम्मीद करते हैं सर आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा। इसी के साथ हमारे तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को अपनी कीमती राय देने के लिए। आज के शो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले शनिवार एक नई समस्या के साथ, निश्चित तौर पर समाधान भी लाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।